CH16 क्रिस। एक मशी कहानी के शुरुआत में हम क्रिस को देखते हैं जो अपने घर में था और अपने पिता को याद कर रहा था क्योंकि उनके बिना अब वो अकेला हो चुका था। और तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है, मैं वापस आ गई। ये देखकर क्रिस कुछ समझ नहीं पाता और उस लड़की से पूछता है, कौन हो तुम? ये सुनकर वो लड़की धीमे आवाज में बोलती है, मैं क्रिस को ढूंढ रहा थी। और फिर वहां से जाने लगती है। तब क्रिस उससे बोलता है, क्रिस रुको एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम्हें किसने भेजा है और कौन हो तुम और क्रिस से क्या काम है तुम्हें? वो लड़की नहीं रुकती और वहां से जाने लगती है। तब क्रिस कहता है, सुनो देखो, अगर तुम मुझे सब कुछ सच बताओगी तो मैं तुम्हें क्रिस से मिलवाऊंगा। क्रिस से मिलने की बात सुनकर वो लड़की वहां रुक जाती है और वापस क्रिस के पास जाती है और कहती है, तो जाओ आप अपना कॉस्ट्यूम पहन लो, मैं यहीं इंतजार करती हूँ। ये सुनकर क्रिस को कुछ शक होता है, इससे पहले कि क्रिस उससे कुछ पूछ पाता। वो लड़की क्रिस से कहती है, आपको याद नहीं उस दिन जब उस वायरस का अटैक हुआ था तब आप मुझे अपने गोद में लेकर जा रहे थे, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो आप वहां नहीं थे। आपका आदमी मुझे बोला अभी वहां जाना सेफ नहीं है, इसलिए तुम अभी यहीं रुको, शहर के बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और तुम्हारे माता पिता भी, इसलिए तुम अब क्रिस से ही मिलना। इतना कहते कहते उसके आंखों में आंसू आ गए थे। क्रिस ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और याद करने लगता है कि कौन हो सकता है जिसने इसकी मदद की और मेरा नाम बोला। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है, एक सिग्नल के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और लोग बहुत डर गए हैं और कुछ बोल रहा है जो किसी को समझ नहीं आ रहा है। तब हम देखते हैं सिग्नल पर डर कर सब लोग वहां से भाग रहे होते हैं। वहां सिर्फ कुछ लोग और न्यूज़ रिपोर्टर खड़े थे। आदि और दिव्य उस धमाके से दूर जा गिरे थे। अब दोनों वापस से खड़ा होकर आपस में बात करते हुए उस कार की तरफ जा रहे थे। तब तक वो आदमी जो धमाके से दूर जा गिरा था वो मर चुका था और एक अनजान आदमी जो ये बताता है वो वहां से जाने लगता है। तभी क्रिस ये न्यूज़ को देखकर उस लड़की को अपने घर पर रुकने को बोलता है और कहता है, मुझे जाना होगा, मेरे लौटने तक यहीं रुकना। और अपने मन में ही कहता है, ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो सकता। तभी क्रिस वहां से अपने कॉस्ट्यूम में निकल जाता है। दूसरी तरफ आदि और दिव्य उस आदमी के पास जाता है और उसे देखता है। आदि और दिव्य को देखकर रिपोर्टर भी वहां जाने लगते हैं। तब उसे देखकर वो लोग न्यूज़ में बताने लगते हैं, ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और इसके कार को तो कोई पहचान नहीं सकता क्योंकि उसे बहुत। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, देखो क्रिस आ गया। तब आदि और दिव्य उसकी तरफ जाने लगते हैं और देखते हैं क्रिस हवा में एक जगह रुका हुआ था और वहां से सब कुछ देख रहा था। फिर क्रिस नीचे आता है और सबको बताता है, ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, ऊपर से देखने पर पता चलता है किसी का पैर का निशान है जो शायद यही है, आप लोग यहाँ से दूर चले जाइए। ये सुनकर सब लोग वहां से दूर भाग गए थे। फिर क्रिस की नज़र आदि और दिव्य पर जाती है जो अभी भी वहीं खड़ा था। तब क्रिस आदि और दिव्य से कहता है, तुम दोनों को भी यहाँ से जाना चाहिए। तब आदि बोलता है, मैं आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ। ये सुनकर क्रिस को संदेह होता है और क्रिएसेस उन दोनों से पूछता है, क्या ये तुमने किया? आदि बोलता है, नहीं ये मैंने नहीं किया है, मैं आपको जानता हूँ और मैं आपसे ही मिलने के लिए आ रहा था। ये सुनकर क्रिस बोलता है, तुम दोनों यहाँ क्यों हो? अब क्रिस को समझ आ चुका था कि ये दोनों यहाँ के तो नहीं हैं और ये दोनों नॉर्मल लोगों जैसे मुझे लग भी नहीं रहे हैं। तब क्रिस आदि से कहता है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? आदि क्रिस से एक्साइटेड होते हुए कहता है, मुझे आपके तरह लोगों को बचाना है, वही सीखने ले लिए, मेरे पास भी सुपर पावर है। ये सुनकर क्रिस को अब कुछ गड़बड़ लगने लगता है और फिर आदि से पूछता है, क्या तुम खुद को बड़ा कर सकते हो? तब आदि कुछ समझ नहीं पाता और अपनी शक्तियों से खुद को बड़ा कर लेता है और बड़ा होकर क्रिस के बराबर तक पहुंच जाता है। ये देखते ही क्रिस को लगता है इसी ने इस कार पे हमला किया था और एक चेतावनी देते हुए क्रिस दोनों को कहता है, संभाल के लड़के, तुम दोनों ने एक आदमी की जान ली है। और फिर क्रिस आदि और दिव्य पर हमला कर देता है और उड़ तेजी से आगे की तरफ जाता है और एक ही झटके में आदि को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और फिर दिव्य की तरफ जाता है, लेकिन दिव्य उससे नहीं कुछ कहता है और नहीं हमला करता है। ये देखकर क्रिस भी रुक जाता है और तभी आदि क्रिस को वहां से दूर उठाकर फेंक देता है। क्रिस जमीन पर जा गिरता है। आदि अपने हाथ को लंबा करके क्रिस को पकड़ लेता है, लेकिन क्रिस ही आदि के हाथ को पकड़कर आदि को दूर उठाकर फेंक देता है। तब क्रिस दिव्य के पास आता है और उससे पूछता है, कौन हो तुम? इतना कहते ही आदि वहां आ जाता है और क्रिस के पीछे आकर अपना आकार बड़ा करने लगता है और अपने हाथ से क्रिस को उठाने को करता है। लेकिन क्रिस ये सब सामने लगे बिल्डिंग के मिरर में देख लेता है और उड़कर आदि के मुंह पर एक जोर का पंच मारता है और आदि गिरने लगता है, लेकिन फिर आदि संभल जाता है। और फिर क्रिस बहुत तेजी उड़कर उसके तरफ जाता और उसे धक्का देकर गिरने का सोचता है, लेकिन क्रिस ऐसा कर नहीं पाता और आदि के आर पार निकल जाता है और वो ऊपर की तरफ जाने लगता है और फिर खुद को संभलते हुए रोकता है। और क्रिस को समझ आ गया था, इसे ऐसे हराया नहीं जा सकता, अब मुझे वो करना होगा। और फिर क्रिस आदि के नज़दीक आता है और जब आदि क्रिस पर हमला करता है तब क्रिस को पता चल जाता है और उसे एक जोर का पंच मारता है और कहता है, अभी, और फिर वापस और ऊपर जाता है और अपना एक पेन निकलता है।
जिसको इस पेन के बारे में नहीं पता उसे मैं बात दूं, ये एक ऐसा डिवाइस है जो सन के एनर्जी को एम्पलीफाई करके किसी भी चीज़ को बेहतर बना सकता है और मिटा भी सकता है। क्रिस अपने पेन को सन और आदि के बीच में लाता है और उससे होकर एक एनर्जी आदि की तरफ जाने लगती है। आदि खुद को बचाने के लिए अपनी शक्तियों से खुद को बचाता है और कहता है, आप मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन जब बहुत देर तक आदि को कुछ नहीं होता तब क्रिस रुक जाता है और वहां लगे एक खंभे को उखाड़ी कर आदि के पैर के होते हुए जमीन में गाड़ देता है, जिससे आदि को बहुत दर्द होता है और फिर आदि जमीन पर जा गिरता है। आदि के गिरते ही क्रिस देखता है दिव्य का पूरा शरीर से आग से लथपथ था और दिव्य जमीन पर गिरा हुआ था और हिल भी नहीं रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि दिव्य की सांसें भी रुक चुकी है। ये देखकर क्रिशिस को बहुत बुरा लगता है और उसे अपने गोद में उठाता है और क्रिशिस को एहसास होता है ये सब उसकी गलती से हुआ है और पहली बार उसके वजह से किसी की जान गई। ये सोचते हुए वापस जमीन पर बैठे जाता है। तभी दिव्य एक जोर का सांस लेता है। आखिर दिव्य कैसे बच गया उस एनर्जी एम्पलीफायर से जिसने काल को मिटा दिया था? क्या दिव्य कोई महामानव है? जानने के लिए पढ़ते रहिए आदिपुरुष सिर्फ CH17 कोई तो है। गुरुकुल में सब लोग काफी चिंतित थे और उनमें से एक बोलता है, आज ही दोनों वहां पहुंचे होंगे और आज ही इतना बड़ा हादसा हुआ, पता नहीं कैसा होगा, किस हाल में होगा दोनों। तभी गुरुदेव वहां आ चुके थे। सब लोग शांत हो गए थे और फिर गुरुदेव सबको कहते हैं, ये होना ही था, आज नहीं तो कल, समय से पहले कुछ नहीं होता। दिव्य के परीक्षा देने का समय आ चुका था और तुम लोग चिंता मत करो। दिव्य पैदा हुआ है इस गुरुकुल को आगे ले जाने के लिए। वो भविष्य है आने वाले कल का, उसे कुछ नहीं होगा। अलकनंदा अचानक नींद से जग जाती है। शायद उसने कोई बुरा सपना देखा जिसमें दिव्य की जान खतरे में था। उसे दिव्य के ऊपर कोई संकट होने का संदेह होता है और वो भगवान को याद करने लगती है, हे बद्रीनाथ मेरे दिव्य की रक्षा करना। तब दूसरी तरफ का नज़ारा सामने आता है। दिव्य जो आग से लथपथ था और क्रिशिस उसके पास बैठा हुआ था। तभी दिव्य की सांसें चलने लगती है। ये देखकर क्रिशिस उसे आवाज लगने लगता है, हे क्या तुम ठीक हो? मुझे सुन पा रहे हो? तब आदि भी वहां आता है और दिव्य से बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो। अब दिव्य के शरीर का आग धीरे धीरे कम हो रहा था और फिर क्रिस पूछता है, दिव्य क्या तुम ठीक हो? कुछ बोलो। तब दिव्य बोलता है, हाँ ठीक हूँ, लेकिन अब दोनों लड़ क्यों नहीं रहे हो? और फिर मुस्कराने लगता है। तब क्रिस बोलता है, पता नहीं, शायद अब इसकी जरूरत नहीं और मुझे नहीं लगता इसने किसी को मारा है, लेकिन कोई है आसपास जो पहले से जानता था कि तुम यहाँ आ रहे हो और उसने जानबूझकर ऐसा किया जिससे मुझे लगे कि ये तुमने किया है। फिर क्रिस दिव्य से पूछता है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्योंकि क्रिस खुश भी था और भी हैरान था। जिस एनर्जी से काल का अंत हो गया उससे इसे कुछ कैसे नहीं हुआ। तब दिव्य कहता है, कुछ फील तो हो रहा है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर हो क्या रहा है। फिर आदि कहता है, क्या जैसे कुछ तो बताओ। तब दिव्य कहता है, शायद गर्म फील हो रहा है, जैसे ये। इतना कहकर दिव्य अपना एक हाथ आगे करता है और उसमें आग लग जाती है। ये देखकर क्रिस बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है और फिर ये जानने की क्या ये तुम्हारे लिए खतरनाक है या नहीं। फिर दिव्य खड़ा होता है और फिर बोलता है, शायद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अब ठीक लग रहा है, लेकिन ये मेरे लिए तो नहीं, शायद दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है और मेरा शरीर शायद फायर प्रूफ हो चुका है। देखो मुझे जलन बिल्कुल भी नहीं हो रही और मुझे कुछ और भी। फिर दिव्य चुप हो जाता है। अपनी बात को बदलते हुए आदि से कहता है, आप कुछ काम से यहाँ आए थे, क्या वो हो गया या अभी नहीं? तब आदि बोलता है, नहीं अभी नहीं, अभी बस तुम ठीक हो जाओ और कुछ नहीं। तभी वहां पुलिस फोर्स आ जाते हैं और उस जगह को देखने लगते हैं और तब क्रिस आदि और दिव्य से कहते हैं, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। फिर दिव्य कहता है, लेकिन आदि तो आपसे मिलने ही यहाँ आया है और आपने अभी आपस में बात भी नहीं की है। तब क्रिस कुछ बोलता है और वहां से चला जाता है। वहां आए पुलिस फोर्स को ये सब देखकर अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर एक पुलिस अधिकारी कहता है, अब ये सब हमारे बस की नहीं रही, इसके लिए अब एक अलग डिपार्टमेंट का गठन जरूरी हो गया है। एक ही हफ्ते में 2 बार किसी सुपर पावर वाले ने यहाँ हमला किया है। और इतना कहकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद क्रिस के घर पर वो छोटी बच्ची क्रिस का इंतजार कर रही थी। तभी क्रिस वहां पहुंचता है और फिर क्रिस उस लड़की से पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? उसके जवाब में वो लड़की कहती है, ये तो मेरा दूसरा जन्म है, आप ही मुझे एक नाम दे दो ना। उसकी बात सुनकर क्रिस बोलता है, ठीक है, पहले तुम बताओ मेरे आदमी ने तुम्हें कैसे बचाया और तुम्हें कहाँ रखा था? ये सुनकर लड़की बोलती है, उसने कहा ये नहीं बताने को। इतना ही नहीं, उसने कहा अगर मैं खुद भी तुमसे पूछूं तो कुछ मत बताना, समय आने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा और क्रिस से मिलूंगा और सब कुछ बताऊंगा। क्रिस ये सुनकर कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताने को कहा गया है तो मत बताओ, लेकिन उसका नाम तो बता सकती हो। तब वो लड़की कहती है, MERQURY। क्रिस हैरानी से बोलता है, क्या क्या कहा मर्क्यूरी? हाँ, वो लड़की जवाब देती है। क्रिस बोलता है, क्या वो यहाँ का नहीं है? ऐसा नाम तो शायद अर्थ पे नहीं होता।
क्या वो जगह तुम्हें याद है जहाँ तुम इतने दिन रही हो? नहीं, थोड़ा बहुत। आप बोले आप मुझे एक नाम दोगे? लड़की जवाब देते हुए कहती है। क्रिस को कुछ संदेह हो रहा था, लेकिन उस बच्ची का चेहरा और उम्र को देखकर उस पर संदेह करना क्रिस को ठीक नहीं लगता है। फिर क्रिस उससे कहता है, देखो उसने सिर्फ तुम्हें बचाया, इसका मतलब तुम बहुत स्पेशल हो, और तुम्हारा ये कोई दूसरा जन्म भी नहीं है, मतलब तुम्हारा जन्म किसी खास कारण से हुआ है, और इसलिए तुम्हें अपने नाम को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम पहले से ही परफेक्ट 700 हो। तब वो लड़की अपना नाम बताती है, दृष्टि, मेरी माँ ने मुझे ये नाम दिया था। इतना कहते ही उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। ये देखकर किस उसे अपने साथ सोफे पर बिठाता है और उसे कहता है, मुझे अफसोस है मैं उनको बचा नहीं पाया, जब तक इलाज मिला बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन ऊपर वाले ने तुम्हें चुना है ताकि तुम दूसरों को हौसला दे सको। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा। और अब तुम्हें अकेला फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है, जिससे वो सब लोग जिसने किसी न किसी को खोया है उसे जीने की एक उम्मीद मिल सके। फिर दृष्टि अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, ठीक है मैं अब नहीं रोऊंगी, और आपके उस आदमी ने मुझे सिखाया अपने माता पिता के बिना जीना सबसे कठिन होता है, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा और कहा आप मुझे अपने साथ जरूर रहने को कहोगे, और अब मैं बिल्कुल वही करूंगी जैसा आपने कहा। क्रिस उसके आंखों में देखते हुए बोलता है, चलो अब मुस्कुराओ। दृष्टि थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर क्रिस दृष्टि को गुदगुदी करने लगता है, फिर दृष्टि जोर जोर से हंसने लगती है। उसके कुछ समय बाद हम क्रिस को देखते हैं जिसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे और सोच में डूबा हुआ था। उसे कल से हुई किसी भी घटना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आखिर कौन है इन सब के पीछे जिसने क्रिस और आदि को लड़ने पर मजबूर किया? किसने बचाया है दृष्टि को? क्या वो कोई और है? CH-18 वो छेड़ती है मुझे। फिर आदि और दिव्य को देखते हैं जो पहली बार शहर में आने के वजह से सभी चीज़ों जो एक अलग नज़र से देख रहा था। फिर आदि और दिव्य को कुछ खाने की ज़रूरत थी, इसलिए वहाँ पास के एक बार की तरफ देखकर आदि बोलता है, वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सुगंध भी आ रही है, चल कुछ खाते हैं, अब भूख भी लग रही है। तभी दिव्य आदि को रोकते हुए कहता है, वहाँ खाना नहीं मिल रहा, लेकिन आदि उसे अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है और बहुत देर तक शराब पीता है। आदि शराब के नशे में था, वहीं दिव्य ने शराब की एक बूंद को भी हाथ नहीं लगाया था। आदि वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ के लोग आदि से पैसा देने को कहते हैं और आदि को धक्का देने लगते हैं। तब दिव्य कहता है, इन्हें पैसे दे देते हैं और आपने यहाँ बहुत कुछ पिया भी है। तब आदि कहता है, कितना पिया? मैंने एक नहीं दो, कितना? आदि लड़खड़ाते हुए बोले जा रहा था। तभी कुछ शराबी नशे में होने के कारण बोलते हैं, 4 बस इससे ज़्यादा नहीं मैंने देखा, जाने दे मेरे दोस्त को, मैं दूंगा पैसा। तभी बा का एक स्टाफ बोलता है, तू देगा? अपना उधारी तो चुका पहले, तब दूसरे का देना। तभी आदि बोलता है, चल एक और दे। इस पर दिव्य आदि को रोकता है और वहाँ के लोगों को भी न देने को कहता है, क्योंकि वो पहले ही बहुत नशे में था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी आदि वहाँ रखे एक बोतल को उठा लेता है जिसमें अभी पूरा शराब भरा हुआ था और उसे अपनी शक्ति से बढ़ा कर देता है। ये देखकर सभी शराबी आदि की तरफ भाग कर आते हैं और कहते हैं, मेरा बोतल भी बड़ा कर दो। आदि नशे में होने के कारण बोलता है, किसका पहले करूं? सब लोग बोलते हैं, मैं आया हूं, पहले मेरा। फिर सब लोग बहुत जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं, पहले मेरा, पहले मेरा। दिव्य बस ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद आदि को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारे शराबी उसे रोक रहे थे। फिर आदि बोलता है, रुक जाओ सब, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तब आदि सबको अपने पास बुलाता है और अपने बोतल को आगे करने को बोलता है और फिर गिनती गिन के एक को चुनने लगता है, अक्कल गोटी पक्कल पान। फिर किसी एक के ऊपर आदि का हाथ रुकता है और आदि कहता है, इसका नंबर पहले आया। तभी वहाँ के सब शराबी मिलकर उस शराबी से झगड़ने लगते हैं और यही अच्छा मौका देखकर दिव्य आदि को बार से बाहर निकल लेता है और बाहर आके देखता है सुबह हो चुका है। उसने रात भर पिया था। दिव्य आदि को अपने कंधे का सहारा देकर आगे ले जा रहा था। तभी वहां कुछ लड़कियां उनके पीछे से आती है जो तेजी से उनको पार कर रहे थे। उन लड़कियों ने बहुत छोटे छोटे स्कर्ट पहना हुआ था। ये देखकर आदि कुछ बोलता तभी वो लड़कियां बोलती है, पी रखी है क्या? आदि बहुत जोर से बोलता है, हाँ। ये सुनकर सभी लड़कियां आदि और दिव्य चारों तरफ से घेर लेती है और उसमें से एक बोलती है, क्या बोला रे तू? ये सुनकर आदि हंसने लगता है और कहता है, तू, हे दिव्य देखो ये मुझे तू कह रही है। और फिर दिव्य अपना मास्क निकलता है। दिव्य को बार में बहुत देर तक रुकना पड़ा था, इसलिए उसने मास्क पहन लिया था। दिव्य के मास्क निकालते ही वो लड़कियां जो अभी गुस्सा कर रही थी वो अब बिल्कुल शांत और अलग नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था उन लड़कियों को दिव्य बहुत पसंद आ गया था। कुछ समय बाद न्यूज़ से पता चलता है एक उल्का पिंड बहुत तेजी से धरती की तरफ आ रही है, जो कुछ ही मिनटों में मुंबई के बगल के सागर, अरब सागर में गिरेगा और जिसे पूरी मुंबई पानी में बह जाएगा। DRDO का दृश्य जहां बहुत सारे वैज्ञानिक अपने में बात कर रहे थे और अपने सीनियर से कह रहे थे,
हमें अभी एक्शन लेना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आपको अभी मिसाइल लॉन्च करने का परमिशन देना होगा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन उनका सीनियर उन्हें परमिशन नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ क्रिशियस को देखते हैं, जो ये खबर सुनकर इसे रोकने का उपाय सोच रहा था। बहुत सोचने के बाद क्रिशियस को याद आता है, कल आदि से मिला था और उसके पास भी सुपर पावर है। मैं अकेला इसके स्पीड के सामने नहीं टिक सकता, लेकिन शायद दोनों साथ में जरूर। क्रिस अपने ही मन में गुनगुनता हुआ बोले जा रहा था। और फिर कुछ ही देर बाद क्रिस अपने सूट को पहनकर आदि से मिलने के लिए निकल चुका था। फिर आदि को देखते हैं, जो कई सारी लड़कियों से घिरा हुआ था और दिव्य अपने आप को उन सभी लड़कियों से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़कियों उन दोनों को छेड़ रही थी। तभी क्रिस वहां पहुंचता है और वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। तब सारी लड़कियों की नज़र क्रिस की तरफ जाती है और फिर दिव्य इस मौके को देख आदि को लेकर वहां से दूर निकल जाता है। फिर क्रिस तुरंत उसके पास आने के साथ बोलता है, यहाँ इतना बड़ा खतरा सामने से आ रहा है और तुम यहाँ ये सब कर रहे हो। आदि काफी नशे में था, इसलिए वो लखराते हुए जोर से बोलता है, खतरा कहाँ है, मैं लड़ूंगा, मैं बचाऊंगा सबको। क्रिस उसकी हालत को देखकर बोलता है, मैंने तुम्हें ढूंढकर सिर्फ अपना वक्त बर्बाद किया, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। और फिर वहां से उड़कर जाने वाला था कि तभी दिव्य बोलता है, कल से हम दोनों सोए नहीं है। कल आपके जाने के बाद आदि जी ने खाना खाने के लिए एक जगह पसंद किया, वहां खाना तो नहीं मिला लेकिन पीने के लिए बहुत था, इसलिए ऐसा हुआ है। क्रिस दिव्य से पूछता है, क्या ये कुछ मदद कर सकता है उस उल्कापिंड को रोकने में? आदि नशे में बोलता है, हाँ मैं बचाऊंगा सबको। इतना कहकर दिव्य के कंधे पर सर रखकर सोने लगता है। तब दिव्य क्रिस से बोलता है, हाँ ये मदद कर सकता है, मैंने देखा इसने सिर्फ छू कर एक बोतल को बड़ा कर दिया, और अगर ये बड़ा कर सकता है तो छोटा भी कर सकता है, और अगर हम उस उल्कापिंड को छोटा कर दे तो कोई नुकसान नहीं होगा। क्रिस को दिव्य का आइडिया पसंद आता है। वो आदि से पूछता है, आदि क्या तुम ऐसा कर पाओगे? आदि ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा। फिर दिव्य आदि को उठता है, आदि उठ जाता है और फिर से सोने लगता है। उसकी हालत को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे किसी चीज का आभास नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं DRDO में, जहां सारे लोग मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। इंतजार है तो सिर्फ एक शब्द का, और तभी एक आवाज आती है, लॉन्च। मिसाइल लॉन्च होती है और उस उल्कापिंड से जाता करती है और बहुत जोर का ब्लास्ट होता है और वहां सब लोग खुशियां मनाने लगते हैं और कहते हैं हमने कर दिखाया। और तभी एक और आवाज आती है जो कहती है, सर आप सबको ये देखना चाहिए। फिर सब लोग वहां लगे स्क्रीन की तरफ देखते हैं। वो उल्कापिंड अभी भी अर्थ की तरफ आ रहा था, उसे 1% का भी नुकसान नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ बहुत कोशिश के बाद आदि जगता है, कहता है, हाँ मैं इसे छोटा, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। क्या आदि और क्रिस मिलकर शहर के लोगों को बचा पाएगा? कर सकता हूँ। CH-19 मैं बचाऊंगा सबको। दिव्य के बहुत कोशिश के बाद आदि जगता है और जगते ही कहता है, हाँ मैं उस उल्कापिंड को छोटा कर सकता हूँ, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता हूँ और मेरी आंखें भी बार बार बंद हो रही है। दूसरी तरफ DRDO में सब लोग बहस कर रहे थे, अब हमें अपना सबसे शक्तिशाली मिसाइल से वार करना होगा। लेकिन उनमें से कई इस बात के समर्थन में नहीं था। जो सब लॉन्च करना चाहते थे वो सब जल्दी से LOUNCH करने की तैयारी में लग गए और कुछ ही समय में LOUNCH करने के लिए तैयार हो चुके थे और फिर वो परमिशन मांगते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, इससे अब कोई फायदा नहीं होगा। उस उल्कापिंड की DENCITY बहुत ज़्यादा है। अगर आप मिसाइल LOUNCH करते भी हो तो मिसाइल बस उसे कुछ हिस्से में तोड़ पाएगी और वो हिस्से बहुत सारे शहर को तबाह कर देंगे, यहाँ तक कि हमारे इस DRDO के भवन को भी। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी क्रिस को देखते हैं, जो आदि को अपने साथ लेकर उड़ने की तैयारी में था। तभी दिव्य क्रिस के पास आता है और उसके कान में कुछ कहता है और क्रिस आदि को लेकर उड़ जाता है। फिर DRDO में देखते हैं, वहां का हेड बोलता है, LOUNCH करो। सब लोग उन्हें समझाते हुए कहते हैं, ये शायद ठीक नहीं रहेगा। उनका हेड बोलता है, हाँ जानता हूँ। वो अपने मन में सोचता है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी फैमिली नहीं बचेगी और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सब लोग उन्हें देखकर समझ जाते हैं कि उनका कोई है जो मुंबई में है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। फिर सब लोग उन्हें समझते हुए कहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसमें बहुत खतरा, दक्षिण भारत का एक भी जगह नहीं बचेगा। उनका हेड काफी इमोशनल हो गया था। उसके कहने के बाद भी जब वो लोग मिसाइल लॉन्च नहीं करते हैं तब वो कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हटो मैं खुद ये करूंगा, मैं। फिर सब लोग उसे पकड़ लेते हैं और उन्हें हौसला रखने को कहते हैं। आप उनके बारे में सोचिए जो इस खतरे से काफी दूर है, लेकिन आप ऐसा करते हैं तो करोड़ों जान जाएंगी। आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर तभी स्क्रीन में दिखाई देता है जिस जगह पे उल्कापिंड गिरने वाला है, वहां शहर की तरफ से क्रिस ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता है, जो अचानक समुद्र के तरफ नीचे जाने लगता है, जिसे देखकर सब लोग फिर से चिंता करने लगते हैं, वो वापस क्यों जा रहा है। वहां शहर में चारों तरफ लोग परेशान, कुछ शहर छोड़कर भाग रहे थे तो कुछ लोग अपने ईश्वर को याद कर रहे थे।
वहीं कुछ लोग बस उम्मीद लगाए बैठे थे, काश कोई उन्हें बचा ले। फिर डीआरडीओ में देखते हैं जहां एक आवाज़ आती है, क्रिस पानी में कुछ कर रहा है। तब हम देखते हैं क्रिस आदि को पानी में डूबते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था और फिर अचानक ऊपर की तरफ उड़ गया। न्यूज़ में भी क्रिस की खबर दिखाई जा रही थी, जिससे लोगों के अंदर एक उम्मीद ने जन्म ले लिया था। फिर क्रिस उस उल्का पिंड के पास पहुंचने वाला था, तभी क्रिस बोलता है, बोलो क्या करूं, तुम्हें उसके पास ले जाऊं या कुछ और। तब दिव्या क्रिस से कहता है, मुझे उसके तरफ साइड से फेंको और फिर जब मैं उससे दूर हो जाऊं तो मुझे पकड़ो, ठीक है। क्रिस जवाब में कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें वहां ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। फिर आदि क्रिस से कहता है, मेरा हाथ पकड़ो और कमर छोड़ दो, मैं अपना साइज कम कर लेता हूँ, फेंकने में आसानी होगी। फिर क्रिस ऐसा ही करता है, तभी आदि अपने पूरे शरीर को छोटा कर लेता है सिर्फ अपने हाथ को छोड़कर। और अब उल्का पिंड उनके बहुत करीब आ चुका था। तभी क्रिस बोलता है, तैयार हो। हमेशा, आदि जवाब देता है, और फिर क्रिस आदि को जोर से उल्का पिंड की तरफ फेंकता है, जिसके बाद आदि अपना हाथ और लंबा करता है और उस उल्का पिंड को छूता है और देखते ही देखते अचानक से उल्का पिंड बहुत छोटा हो चुका था, जिसके साथ आदि का हाथ भी बहुत छोटा हो गया। उसके बाद क्रिस आदि की तरफ बढ़ता है और आदि अपना हाथ बड़ा करता है और क्रिस उसके हाथ को पकड़ता है। तभी आदि घबराते हुए बोलता है, उस उल्का पिंड के पास चलो, जल्दी। इतना सुनकर क्रिस जल्दी से उल्का पिंड की तरफ बढ़ता है और फिर आदि बोलता है, दोबारा फेंको, अभी। तभी क्रिस आदि को उल्का पिंड की तरफ फेंक देता है, लेकिन अब तक उल्का पिंड जमीन की बहुत करीब पहुंच चुका था। आदि दूर से ही अपने हाथ को बहुत लंबा करता है, उसे पकड़ता है। उल्का पहले ही बहुत छोटा हो चुका था, उसे पकड़ते ही आदि नीचे खींचता चला जाता है और आदि का हाथ पूरा जल जाता है और आदि उल्का पिंड के साथ समुद्र के नीचे कहीं खो जाता है। फिर वहां क्रिस पहुंचता है और सीधे समुद्र की गहराइयों में उतरता है, लेकिन उसे आदि कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्रिस की सांसें फूलने लगी थी, इसलिए वो ऊपर आ जाता है, लेकिन उसे बहुत चिंता हो रही थी। कुछ ही समय में वहां एयरफोर्स और नेवी पहुंच चुके थे और क्रिस बिना समय गंवाए आदि को निकालने के लिए फिर से समुद्र के अंदर तेजी से जाता है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया होने के कारण क्रिस आदि को ढूंढ नहीं पाता और वापस ऊपर आ जाता है। शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्रिस भी उदास था। आखिर आदि ने दोबारा उल्का पिंड के पास क्यों जाना चाहता था? क्या वो जिंदा है या उनसे अपना बलिदान दे दिया किसी बड़ी मुसीबत को रोकने के लिए? CH-20 दुनिया के सामने क्रिस निराश होकर पानी से बाहर आता है। ऊपर पहुंचे हेलीकॉप्टर और सर्वाइलेंस जहाज को देखकर क्रिस उनके पास जाता है और उन्हें कहता है, नीचे एक आदमी है, लगभग 20 साल का, उसे जल्दी से ढूंढो। और फिर क्रिस वहां से एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर वापस समुद्र के नीचे की तरफ जा चुका था और नीचे पहुंचकर आदि को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे आदि कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो बहुत कोशिश के बाद फिर वापस ऊपर आ जाता है, इस उम्मीद से कि शायद उन लोगों ने ढूंढ लिया हो। और क्रिस ऊपर आते ही पूछता है, क्या वो मिला? नहीं। कौन था वो और यहाँ कैसे पहुंचा? कुछ ऑफिसर पूछते हैं। क्रिस उन सब से कहता है, ये वही है जिसने सब लोगों को बचाया, हम सबको, आपको। तभी डीआरडीओ के तरफ से मैसेज आता है, जिसे बताते हुए एक ऑफिसर बोलता है, वो लोग बता रहे हैं कि वो चीज़ उल्कापिंड जो बहुत छोटा होने के बाद भी अर्थ को बहुत नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन अचानक से उसका वजन कम हो गया और हम सब इसी वजह से बचा पाए हैं। उसे ढूंढ ढूंढ कर यहाँ ले आइए और क्रिस को हमारी तरफ से धन्यवाद करना। लेकिन उसके साथ कौन था उसके बारे कोई इन्फॉर्मेशन हमारे डाटाबेस में भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर एयरफोर्स और नेवी वाले उनसे फ़ोन से कनेक्ट होते हैं और उनसे पूछता है, यहाँ एक आदमी समुद्र में कहीं डूब गया है और वो मिल नहीं रहा, उसे कैसे ढूंढे? फिर नेवी का एक ऑफिसर उनसे बात करता है, लेकिन वो कहते हैं, अभी की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम पहले उस सर्वाइवल जहाज में लगा चुके हैं, अगर उससे नहीं मिला तो शायद वो वहाँ हो ही नहीं। और फिर एक बार निराशा के आला कुछ हाथ नहीं लगता। फिर शिप का सेप्शन क्रिस से कहता है, तुम्हें अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है, अगर वो कोई आम आदमी है तो उसकी मृत्यु कब की हो चुकी होगी, लेकिन जैसा तुमने बताया कि उसने उस उल्का पिंड से हमें बचाया तो उसे कुछ नहीं होगा, तुम बस अपने दिमाग को शांत करो और अच्छे से सोचो। ये सुनकर कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन एक उम्मीद आती है कि शायद आदि ठीक हो। और फिर क्रिस मन को शांत करता है और उसे दिव्य की याद आती है, जिसने उसे जाते जाते आदि की नींद भगाने का आइडिया दिया था। फिर क्रिस शहर की तरफ जाता है और आदि को अपने साथ उठाकर वहां शिप पे ले आता है। दिव्या आते ही पूछता है, कहाँ है आदि? तब सब लोग इशारे से बताता है, समुद्र के नीचे तल में शायद। फिर दिव्य कुछ सोचता है, फिर बोलता है, आपने साउंड ट्राई किया? तब दिव्य उनकी तरफ देखकर समझ जाता है, अभी सिर्फ उसे। फिर दिव्य बोलता है, आप बहुत जोरदार आवाज़ नीचे की तरफ कीजिए। फिर ऑफिसर फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है और फिर जोरदार आवाज़ पानी के अंदर करता है, उससे कुछ नहीं होता। और फिर तभी एक ऑफिसर एक्साइटेड होते हुए बोलता है, हाँ हाँ दिखा, लेकिन अब वापस नहीं दिख रहा है। कुछ लोग बोलने लगते हैं, ये मजाक का वक्त नहीं है।
लेकिन दिव्य उसे बोलता है, क्या आप उस जगह को कंफर्म कर सकते हो कि किस जगह पे दिखा था? फिर वो ऑफिसर उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए एक डिवाइस देता है और कहता है, ये वही जगह है जहां से मुझे किसी आदमी का सिग्नल मिला था। फिर दिव्य उस डिवाइस को क्रिशियस को देता है और क्रिशियस एक ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने हाथ में उठता है और हवा में जाता है और बहुत तेजी के साथ पानी के अंदर जाता है। और ऊपर शिप के स्क्रीन पर देखते हैं क्रिस तल तक पहुंच चुका है और कुछ दूर जाते ही उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर लगा उसे आदि मिल गया है। लेकिन स्क्रीन पर क्रिशियस के आलवे कुछ भी नहीं दिख रहा था। और फिर क्रिस आदि को ऑक्सीजन मास्क पहनता है, लेकिन मास्क उसके आर पार चला जा रहा था। तब क्रिस ऊपर की तरफ देखता है और कुछ इशारा करता है। ये देखते ही आदि बोलता है, वो आवाज़ दोबारा करना होगा। लेकिन सब लोग कहते हैं ये खतरनाक हो सकता है, नीचे क्रिशियस भी है। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं होने के कारण दोबारा जोरदार साउंड करता है, जिससे आदि अपने होश में आता है और तभी क्रिस उसे ऑक्सीजन मास्क पहनता है और उसे उठाकर ऊपर ले आता है और शिप पे लाते ही उसे जगाने की कोशिश करता है। लेकिन आदि नहीं जगता और फिर दिव्य आदि के पेट को और छाती को दबाता है और आदि के मुंह से पानी निकालने लगता है। और अब बहुत देर हो चुका था, लेकिन आदि अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। तब सब लोग निराश हो चुके थे और फिर तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, लगता है आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। आवाज़ आते ही सब लोग आदि की तरफ देखते हैं, वो अब बिल्कुल ठीक था। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आदि को ठीक देखकर दिव्य उसके पास जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े संकट में पड़ जाओगे, वरना मैं आपको कभी नहीं भेजता। मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा कभी नहीं। तभी क्रिस आदि और दिव्य से कहता है, अब हमें चलना होगा। फिर क्रिस वहां मौजूद सभी लोगों से कहते हैं, आप भी इसके राज को राज रखना कि ये कौन है। समय आने पर ये खुद दुनिया के सामने आएगा। फिर एक ऑफिसर बोलता है, जरूर आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग, क्यों भाइयों? अपने सभी साथियों से कहते हैं। वो सब कहते हैं, जरूर। फिर क्रिस आदि और दिव्य को लेकर वहां से निकल जाता है और सीधे अपने घर पे ही उतरता है। आदि अब बिल्कुल पहले जैसा हो चुका था, उसका जला हुआ हाथ भी अब ठीक हो चुका था। आखिर उस उल्का पिंड में क्या खास बात थी जो जमीन पर गिरते ही गायब हो गया? क्या उसे किसी ने पृथ्वी की तरफ जानबूझकर भेजा था?